तो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया है। तो आज के सेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन है साइंस वन के अगले कुछ टॉपिक्स, दैट इज़ न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और कुछ डेरिवेशंस है जो हम लेंगे। तो लेट अस मूव ऑन टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो दोस्तों, आपको पता है कि केपलर्स लॉ की वजह से न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटी का थियरी जो है वो उसका फॉर्मूला बनाने में मदद हुई थी। तो ये थियरी क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। थियरी जो है पेज नंबर 4 पे लिखा गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनेट फोर्स। तो दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हो दोस्तों, कोई भी दो प्लैनेट ले सकते हैं, धरती के ऊपर कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे कि दो प्लैनेट्स अगर सब तो मार्स ले लेंगे और वीनस ले लेंगे, तो ये दो प्लैनेट भी एक दूसरे में आपस में जो है वो अट्रैक्ट करते हैं विद अ सर्टन फोर्स, एंड दिस फोर्स is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बोर्ड पे बताने जा रहा हूँ कि ये जो फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। तो दो ऑब्जेक्ट के जो मास है, जो हम m1 और m2 लेने वाले हैं, उसका प्रोडक्ट लेने वाले हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो दोनों ऑब्जेक्ट की जो बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड है, और वो इनवर्स है। ओके, तो अब मैं आपको बोर्ड पे दिखाने जा रहा हूँ। तो ये जो फोर्स जो अभी हम डिराइव करने वाले हैं, ये है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दिस ग्रेविटेशनल फोर्स अभी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से देखा जाएगा तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो ये अगर m1 है आपका और अगर ये m2 है, तो दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर विद अ फोर्स F, एंड फ्रॉम सेंटर टू सेंटर की अगर बात करें दोस्तों, सेंटर टू सेंटर की अगर बात करेंगे तो इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d, separated by a distance d। so force जो है, ये जो force है is directly proportional to the product of the masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। तो now अगर हम ये proportionality sign निकालेंगे तो force will be equal to g। अब ये g क्यों आया, क्योंकि अगर हम proportionality sign निकाल देंगे डायरेक्ट तो हम एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लेने वाले हैं, और यहाँ पर जो हम लेंगे वो है g, कैपिटल G, दैट इज m1 और ये m2 अपॉन d2 एज इट इज आ गया। तो ये है तुम्हारा फोर्स का फॉर्मूला। आपने g के बारे में लास्ट ईयर पढ़ा है। g इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो फ्रेंड्स, अगर हम इस इक्वेशन पर ध्यान दें तो इक्वेशन में अगर हम वैल्यूज डालेंगे, एज्यूम करेंगे कि ये दो ऑब्जेक्ट जो है इट इज ऑफ यूनिट मास। सपोज यूनिट मास मीन्स यू कैन टेक इट एज 1, एक्चुअली इट इज 1 होता है। तो m1 अगर 1 kg है, अगर m2 अगर 1 kg है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और अगर ये दो ऑब्जेक्ट अगर 1 मीटर की दूरी पर अगर रखे गए, 1 मीटर की दूरी पर, सो देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, देन व्हाट we'll get, we'll see now, F is equal to कैपिटल G, m1 तो आपका 1 था, मल्टीप्लाई बाय m2 आपका 1 था, डिवाइड बाय d स्क्वायर, d भी आपका 1 था तो 1 स्क्वायर। इफ यू मूव फर्दर, 1 1 1 is 1 upon 1 square is 1,
सो हियर वी सी दैट F इज इक्वल टू G। तो ये G जो है, ये G इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो नाउ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ G। ओके, सो अगर हम देखेंगे ऐसा यूनिट के बारे में अगर हम जानेंगे, तो ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज सॉरी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर आपको केजी स्क्वायर नीचे नहीं लिखना है तो यू कैन राइट न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी, ये माइनस केजी रेस टू 2 जो है ऊपर जाके केजी रेस टू -2 होगा। एंड इन 9th वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल कांस्टेंट G एज 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी रेस टू -2। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आया। नाउ अगर हम पेज नंबर 4 का सेकेंड लास्ट पैराग्राफ के बारे में अगर बात करेंगे, तो इट इज गिवन देयर दैट इफ मास ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डबल, अगर ये दो ऑब्जेक्ट में से अगर एक ऑब्जेक्ट का मास अगर डबल किया गया, तो जो फोर्स जो है, तो फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो डबल। तो मास को अगर डबल किया तो मास अगर डबल हो जाएगा, देन फोर्स विल ऑल्सो बी डबल। तो सपोज अगर मास के जगह पे अगर हम अभी डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट दैट इज m1 m2, इसको अगर हमने डबल कर दिया तो व्हाट विल हैपन? तो फोर्स को कैसे अफेक्ट करेगा? तो फोर्स डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 4। द फोर्स डिक्रीजेस बाय द फैक्टर ऑफ 4। अभी आप बोलेंगे कैसे डिक्रीज क्यों हो रहा है? बिकॉज आप देख रहे हो कि डी स्क्वायर जो है ये डिवाइड बाय, तो डिवाइड बाय डी स्क्वायर है, और जब भी डिवाइड बाय डी स्क्वायर होगा तो इट विल डेफिनेटली डिवाइड, और डिवाइड जब होगी तो उसकी वैल्यू कम आएगी। सो दैट इज वाई यहाँ पर जब डिस्टेंस अगर हम डबल करेंगे तो फोर्स विल बी डिक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 4। सो फ्रेंड्स, अगर हम बॉडीज के बारे में बात करेंगे, दो बॉडीज, तो ऑब्जेक्ट, बॉडीज मतलब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो है वो कोई भी शेप का हो सकता है, दैट मे बी रेगुलर, दैट मे बी स्पेरिकल, और दैट मे बी इरेगुलर में कोई भी शेप का ऑब्जेक्ट आएगा, और रेगुलर में वी कैन से सर्कल, स्फीयर ले सकते हैं, फुटबॉल उसका एग्जांपल होगा। तो अब हम देखेंगे कि वह जो अगर ऑब्जेक्ट स्फेरिकल हो तो उसका फोर्स जो है वो कौन से लाइन पे होगा, और अगर आप देखेंगे और हम देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट इरेगुलर हो तो उसका फोर्स जो है वो कौन से लाइन पे एक्ट करेगा। ओके, तो अब हम बोर्ड पे जाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे एक्ट होगा। अगर तो ऑब्जेक्ट स्फेरिकल है, टोटली राउंड है, देन द फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। सेंटर्स को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी यहाँ पर ये फोर्स एक्ट करेगा। अगर कोई दो ऑब्जेक्ट इरेगुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहीं कहीं, यहाँ कहीं होगा, ऐसे एज्यूम करो कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। कि जैसे आप नॉर्मली कोई बुक आप उंगली के ऊपर बैलेंस करते हो, पर कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट आप बैलेंस करते हो तो थोड़ा इस तरफ, थोड़ा ज़्यादा इस तरफ की तरफ गिरता है और वो बैलेंस हो जाता है, राइट? ऐसे ना अभी आप देख रहे हैं कि ये जो है इतना बैलेंस हो गया। देखो ये ज़्यादा पार्ट जो है इस तरफ गया, ज़्यादा पार्ट जो इस तरफ गया और कम पार्ट इस तरफ गया, क्योंकि यहाँ पर ये खाली है और ये पूरा भरा हुआ है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है इसकी यहाँ पर आई है। आप देख रहे थे, मैं आपको एक बार वापस दिखा रहा हूँ कि अगर ये पेन ले लूँ तो आपको पता चलेगा कि ये यहाँ पर बैलेंस हो गया, यहाँ पर, राइट? तो आप देख रहे हैं कि अनइवन, यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसी को, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, हम इस पॉइंट को कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह से दो इरेगुलर ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर इसका यहाँ पर है और अगर इसका यहाँ पर है सपोज फ्रेंड्स, so then the force will act along the line joining the center of masses। तो ये जो है सेंटर ऑफ मास है और ये ऑब्जेक्ट का, इरेगुलर ऑब्जेक्ट का, और हम देख रहे हैं कि ये दो
ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम d ले रहे हैं, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस d ले रहे हैं। अब थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि अगर m1 को अगर मैं डबल ले लूँ, दैट विल बी 2m1 सपोज, मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, देन फोर्स विल ऑल्सो बी डबल, फोर्स विल बी डबल, राइट। और हमने सेकेंड स्टेटमेंट ये देखा कि अगर डिस्टेंस बिटवीन देम, जो डिस्टेंस बिटवीन देम जो है वो अगर हमने डबल किया तो दैट विल बी सपोज 2d, d को हमने 2d ले लिया, देन व्हाट विल हैपन, द फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ, फोर्स विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 4, बाय फैक्टर ऑफ 4। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पर। उस पर 4 ऑप्शन दिए गए थे, टू फाइंड द फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास m1 एंड m2, इट इज इफ इट इज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 3d, 3 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अब हम ये 1 मार्क का सवाल करेंगे ऑन द बोर्ड। तो सवाल बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स। d के जगह पे आपको लेना है 3d, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। सो बस आपको ये d के जगह पे 3d डालना है, तो G m1 m2 अपॉन d के जगह पे आपको लेना है 3d, तो 3d द whole square. So now next step will be capital G m1 m2 upon 3 square is 9, 3 3s are 9, 3 square मतलब 3 3s are 9, 3 into 3 is equal to 9 and d square as it is. तो फ्रेंड्स ऐसे ये एक ऑप्शन था बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन को आप टिक करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सवाल बहुत ही सिंपल था फ्रेंड्स। d के जगह पे आपको लेना है 3d, एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। सो बस आपको ये d के जगह पे 3d डालना है, तो G m1 m2 अपॉन d के जगह पे आपको लेना है 3d, तो 3d द होल स्क्वायर। So now next step will be capital G m1 m2 upon 3 square is 9, 3 3s are 9, 3 square मतलब 3 3s are 9, 3 into 3 is equal to 9 and d square as it is। तो फ्रेंड्स ऐसे ये एक ऑप्शन था बोर्ड एग्जाम के पेपर में, तो ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन को आप टिक करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम हमारे अगले टॉपिक पर, जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 4 होगा शायद, ये वॉट एवर इट इज़। मैं थोड़ा सा अपने सेल्फी ज़रा इस तरफ ले लेता हूँ। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। सो आप देख रहे हैं कि कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल विथ अ कांस्टेंट स्पीड। एक सर्कल पे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कल पे मूव हो रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है। तो जैसे कि आपके घर में पंखा घूमता है, तो पंखा जब एक फिक्स स्पीड पे अगर हम उसको रखते हैं, नंबर 3 पे रखते हैं, तो पंखा वही स्पीड से घूमते रहता है कि आपके पंखे की स्पीड 3rd नंबर पे कभी बढ़ती है कभी घटती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि 3rd नंबर स्पीड पर आपका पंखा जो एक ही स्पीड से घूमता है। तो उस तरह से ये जो ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी दैट नेक्स्ट लाइन इज दैट द मोशन इज पॉसिबल। ये मोशन कब पॉसिबल होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली एक्टेड अपॉन बाय द फोर्स
डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये जब ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर वे में जब मूव होता है तो आपको शायद पता होगा, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही ये जो ऑब्जेक्ट जो है ये सर्कुलर वे में घूमता रहता है, और उसका जो डायरेक्शन है, वो फोर्स का जो डायरेक्शन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो डायरेक्शन, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। सो नाउ और आपको पता है कि वह जो फोर्स जो है इट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर एक हम ऑब्जेक्ट लेंगे और वो ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, बराबर, और जब वो घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो वो स्पीड जो है अगर हम v ले लेंगे, वो स्पीड जो है अगर हम v ले लेंगे और फिर एक रेडियस बनेगा, तो वो जो रेडियस है वो अगर हम r ले लेंगे, so then what we can show, we can now have the formula in the textbook that F is equal to mv square upon r, F is equal to mv square upon r। now जिस तरह से अभी मैंने डिस्कस किया कि एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में अलोंग द सर्कल घूम रहा है और उसका मास जो है m है और उसका रेडियस जो है उसका r है, और v जो है वो इज़ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दैट शुड बी द कांस्टेंट वेलोसिटी हम ले लेंगे। तो उसी तरह से हम इमेजिन करेंगे कि प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो सन के अराउंड प्लैनेट मूव हो रहा है। तो वी कैन सी दैट व्हेनेवर प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, वो गोल गोल सन के आसपास चक्कर काटता है। सो देन वी can say that the centripetal force acting on the planet towards the sun is this, that जो मैंने आपको बताया था कि F is equal to mv square upon r, F is equal to mv square upon r, ये फोर्स एक्ट करेगा towards the center of the earth। now आगे लिखा गया है कि where m is the mass of the planet, v is the speed and r is the, यहाँ पर हम एग्जाम्पल प्लैनेट और सन के बीच में ले रहे हैं, तो यहाँ पर r जो होगा that will be the radius and it is the distance between the sun and the that planet, whatever planet we are considering। okay, now अगर हम जो ये जो planet जो है एक specific constant velocity उसका होता है और वो sun के around वो move होता है, तो हम अगर ये स्पीड को अगर हम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन के इसमें अगर हम उसको एक्सप्रेस करेंगे, उसके पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन टी में उसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा तो हम देखेंगे अभी। तो लेट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन, तो प्लैनेट जो घूम रहा है दैट इज इन सर्कुलर मैनर अराउंड द सन। ये जो प्लैनेट जो है ये सर्कुलर मैनर में घूम रहा है। तो आपको पता है कि सर्कल जब बनता है तो उसका आउटर जो पेरिफेरी होता है, दैट पेरिफेरी वी कॉल इट एज अ सर्कमफ्रेंस, और वो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, दैट इज 2πr। तो पेरीमीटर यहाँ पर टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया है कि वो पेरीमीटर है करके फ्रेंड्स। तो पेरीमीटर मीन्स एनी ऑब्जेक्ट के जो बाजू होते जो साइड्स होते हैं उसको हम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पेरीमीटर। बट यहाँ पर सर्कल लिया गया तो सर्कल का कोई साइड नहीं होता, तो इट इज द लेंथ ऑफ द पेरिफेरी ऑफ द सर्कल, so that is called as circumference, but here it is written perimeter। okay, ये बात क्लियर होगी फ्रेंड्स। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन मैंने आपको कहा था कि वो r लेना है, राइट। और जो टाइम पीरियड है मैंने आपको कल बताया था बोर्ड पे कल के लेक्चर में कि टाइम पीरियड मतलब कि सन के आसपास कोई अगर प्लैनेट घूम रहा है और उसी जगह पे वो जब आ जाता है तो उसको कितना दिन लगता है, उसको कितना दिन लगता है। तो किसी प्लैनेट कोई अभी जैसे अर्थ जो है सन के आसपास घूमता है तो उसको 365 डेज लगता है। तो वी कैन से दैट द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज नथिंग बट t, and that is equal to 365 days, right। and we know the very famous formula यहाँ पर दिया गया है, you can see speed is equal to distance upon
टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यही अगर हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे, स्पीड मीन्स वेलोसिटी, तो शायद आपको 9th स्टैंडर्ड में किसी टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया रहेगा। तो मैं जब 9th में था तो मुझे पता नहीं था व्हाट इज़ स्पीड एंड व्हाट इज़ वेलोसिटी, वो तो उसके बारे में छोड़ ही दो। तो हमें बस इतना ही पता था, स्पीड मतलब वही है, वेलोसिटी मतलब वही है। तो मैंने 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को स्पीड और वेलोसिटी के बारे में डिफ्रेंशिएट करके उनको मैंने पढ़ाया है। तो मैं आपको थोड़ी देर एक लाइन बताऊंगा कि स्पीड जो होती है फ्रेंड्स, वो नॉर्मली आपको पता है, स्पीड कहते ही आपको एक अंदाज़ा आएगा कि हाँ स्पीड, एक स्पीड से ऑब्जेक्ट जब मूव होता है तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीड, ये आपके लैंग्वेज में आपको पता है। पर फ्रेंड्स यहाँ पर स्पीड जो होता है वो तो गति होता ही है, एक ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव होता है उसको हम स्पीड कहते हैं, पर उसकी दिशा फिक्स नहीं होती फ्रेंड्स। तो जैसे मैं अगर बाइक पे मैं बैठ गया और मैं अपने बाइक के हैंडल को मैंने एक्सलेट कर दिया, तो वो जो है गाड़ी जो है, मैं सीधे गया, फिर मेरा जो रास्ता है वो दाएं की तरफ मुड़ा, फिर बाएं की तरफ मुड़ा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शन इज़ नॉट सेम, डायरेक्शन सेम नहीं है, पर मेरी गाड़ी का स्पीड कम हो रहा है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो दैट इज़ कॉल्ड एज स्पीड। तो वेलोसिटी में क्या फ़र्क है? तो मेरी बाइक, वही बाइक मैं चला रहा हूँ और मेरी अभी स्पीड जो है वॉट एवर 40 किलोमीटर पर सेकेंड पर आवर की स्पीड से अगर मैं जा रहा हूँ और मैं सीधे जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ सीधे, तो ये जो डायरेक्शन जो है, आप अभी कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा जो है ये सीधे गया है, मतलब टुवर्ड्स नॉर्थ और टुवर्ड्स साउथ। तो आप उस स्पीड को, आप उसको वेलोसिटी करके डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। समझ में आया आपको? तो वेलोसिटी और स्पीड लगभग सेम है, उसके यूनिट्स भी सेम है, दैट इज़ मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पर इस वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया गया है, दैट इज़ v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। तो वही स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम इज़ वन ऑफ द सेम। अभी यहाँ पर जो डिस्टेंस जो ट्रैवल हो रहा है फ्रेंड्स, आप मेरी तरफ देखिए कि ये जो प्लैनेट जो है ये एक सन के अराउंड घूम रहा है और वापस वहीं पर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक सर्कल उसने कंप्लीट कर लिया है, और मैंने आपको बताया था कि वो पेरीमीटर होता है, वो सर्कम्फ्रेंस होता है, और सर्कम्फ्रेंस हमने उसको ले लिया है 2πr, और ये जो 2πr डिस्टेंस ट्रैवल्ड के जगह पे मैंने 2πr डाल दिया है। और टाइम टेकन के बारे में मैंने आपको कहा था कि एक राउंड कंप्लीट होने पर उस पीरियड को हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन कहेंगे, दैट इज़ टी, कैपिटल टी। तो बाकी का जो डेरिवेशन जो है आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे फ्रेंड्स, वो मैं आपको थोड़ी देर में अभी बोर्ड पे पढ़ाऊंगा। तो लेट अस सी द अदर डेरिवेशन इन रिमेनिंग डेरिवेशन ऑन द बोर्ड। सो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं बोर्ड पर। हम देखेंगे कि ये डेरिवेशन कैसे आगे सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा मैं रिवाइज कर लूँ, दैट इज़ हमने देखा है कि ये सन है और ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट का मास m है। तो दिस प्लैनेट इज मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और सेंटर की तरफ जो फोर्स एक्ट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। और हमें पता है कि आपका फॉर्मूला जो है v इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। और ये जो है ये डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द एम इज वी आर टेकिंग इट एज r, और ये जब पूरा घूम के जब इधर आएगा तो दैट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, दैट इज t। ओके, तो कंसिडर अ प्लैनेट ऑफ मास m revolving around the sun in a circular orbit, and the distance between the sun and the planet is r, and if the planet starts rotating from here, तो यहाँ से रोटेट होके वापस पूरा एक राउंड, एक रिवॉल्यूशन सन के आसपास पूरा कंप्लीट करेगा, तो दैट टाइम वी आर कंसिडर एज अ टाइम कैपिटल t। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये जो प्लैनेट जो है ये पूरा एक सर्कुलर मोशन में वो डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो दैट इज द सर्कम्फ्रेंस। एंड हियर टेक्स्ट बुक में मैंने आपको बताया था, पेरीमीटर करके बताया गया है, तो दैट इज नथिंग बट 2πr। तो 2πr अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पर लेने वाले हैं कैपिटल T, कैपिटल T। You know the formula for f
is the force of gravitation when the planet is revolving around the sun. So F is equal to mv square upon r. F is equal to mv square upon r. We know the velocity formula here. When planet revolves around the sun, v is equal to 2 pi r upon t. Substitute this instead of v. F is equal to m. Instead of v, we are going to write 2 pi r upon t bracket the whole square. Now y square, because इस v square है तो v का वैल्यू हमने पुट किया और स्क्वायर करना बाकी है अपॉन r. Going on to next step, f is equal to m. 2 square is 4 into 4 into pi square into r square upon here it is t square. तो 2 का भी स्क्वायर करेंगे, पाई का भी स्क्वायर करेंगे, r का भी स्क्वायर करेंगे और t का भी स्क्वायर करेंगे, where t is the period of revolution. Divide by r. So now next step is f is equal to m into 4 into pi square. Now this r square upon, now this ये जो t square है friends, this will come down in the denominator place, तो this will be t square और ये r उसके बाजू में होगा. So it's a shortcut कि in the numerator place न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मौजूद है, तो वो डिनोमिनेटर जो है वो डायरेक्टली डिनोमिनेटर में जाएगा. तो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर ऑलरेडी आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड है और ये जो है आपका ओरिजिनल डिनोमिनेटर है, तो ये डिनोमिनेटर नीचे आ जाएगा. तो इस तरह से मैंने ये जो टी स्क्वायर जो है मैंने नीचे ले लिया है, तो इट विल बी नाउ इफ यू कैंसल दिस r एंड दिस स्क्वायर विल गेट कैंसल. ये दो r है, इसमें से एक r गया और इसमें से एक r गया, तो सिर्फ r बच गया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज f इज इक्वल टू m. 4 को पहले ले लेते हैं. 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन टी स्क्वायर, r अपॉन टी स्क्वायर. Now in the next step we have to multiply by r square upon r square. Now if you ask me why r square upon r square, I want this as a r cube. ये मुझे r cube चाहिए, तो why again r cube? तो देखेंगे कि ये r cube हो गया और ये t square है. r cube और t square का रिलेशन आपको केपलर्स थर्ड लॉ में मिलेगा. केपलर्स थर्ड लॉ. तो what does the Kepler's third law states? Kepler's third law states that square of the period of its revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun, which means further t square is directly proportional to r cube and t square. अगर proportional sign निकालेंगे तो we are going to take equal to k, where k is the constant of proportionality and r cube. So r cube को अगर हम डिवाइड करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप विल बी t स्क्वायर अपॉन r क्यूब इज इक्वल टू k अपॉन 1. तो मैंने 1 पर्पसली लिया है. यहाँ पर हमें r क्यूब अपॉन t स्क्वायर मिलने वाला है, तो इसका अगर हम इन्वर्टेंट लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप विल बी r क्यूब अपॉन t स्क्वायर, r क्यूब अपॉन t स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन k, 1 अपॉन k. नाउ वी सी दैट f इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m, r into r square is r cube upon r square t square, r square t square. Now from this, if we take this part separately, so I write it as f is equal to 4 pi square m upon r square into r cube upon t square. So now this I can write it as 1 upon k. So moving further, 4 pi r square m upon r square into 1 upon k.
तो फ्रेंड्स एक छोटा सा मिस्टेक है आपके टेक्स्ट बुक में। तो आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ है और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू के प्लस थर्ड लॉ ऐसा लिखा गया है। तो यहाँ पर इक्वल टू साइन दिया गया है, उसको कैंसिल करके आप मल्टीप्लाई साइन करें। तो अगर आप आगे देखेंगे फर्दर इफ यू मूव देन वील गेट, so in this if we see 4m pi square and this k is constant, so these we are going to take it as constant. So further अगर मैं लिखूँ 4 pi square m upon k into 1 upon r square, तो f is equal to 4 pi square m upon k into 1 upon r square. So this part I have taken it as a constant. तो ये constant होगा, तो constant होगा तो अभी हमारा फॉर्मूला है f is equal to constant into 1 upon r square. तो now we see that it's the inverse मतलब नीचे upon denominator f is inversely proportional to upon square of the distance between the two planets. तो यहाँ पर हम लोगों ने r लिया है, square of the distance between the two planets or between the sun and the planet. So hence we can say that Kepler's law has helped the Newton to formulate his Newton's inverse law of gravitational theory, that is f is equal to constant into 1 upon r square. होप सो कि आपको इतना समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर, आप कोशिश कीजिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ध्यान में आए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप वापस से उसको रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ताकि आपके दिमाग में जो है वो ये बातें घुस जाए एंड you can do it good in your test. So now the last paragraph of this page number 5, they says that कि Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet, is responsible for its circular motion. So friends, centripetal force जो होता है वही एक force होता है which is responsible for the motion of the planet around the sun या around any object. Okay, or and the must be inversely proportional to the square of the distance between that planet and the sun. तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन यहाँ पर लिया गया है। सो न्यूटन जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि ये जो फोर्स जो है विद द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड हैंस उन्होंने आगे के लिए पोस्टुलेट किया कि द यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसको हम लोग न्यूटन्स यूनिवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहेंगे। एंड दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज मच मच वीकर देन द अदर फोर्स इन नेचर। तो जो नेचर में बाकी जो भी फोर्सेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होता है और ये जो फोर्स जो है ये बहुत ही वीक है फ्रेंड्स। जैसे हम धरती पे चलते हैं तो हम हमारा पैर उठाकर हम अगला कदम रखते हैं फ्रेंड्स। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जो मेरी बॉडी ने मेरे पैर उठाने के लिए जो फोर्स लगाया है दैट इज़ मच हायर देन द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। तो इसलिए तो हम वो पैर उठा के आगे की तरफ रखते हैं और हम आगे जाते हैं। तो बट देन ऑल्सो कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो या कितना भी छोटा ऑब्जेक्ट हो, अर्थ के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उछालेंगे तो वो धरती पर ही आनी है, भले वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितनी भी वीक क्यों ना हो किसी और फोर्स के मुकाबले। ओके फ्रेंड्स, सो यही एक फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो responsible है to control the universe and decides its future. So this is might be possible because of the huge masses of the planets, stars and other constituents of the universe friends. So this is all about today. So enjoy your day. Thank you friends.